नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज है पार्ट नंबर 3। आज पार्ट नंबर 3 में बहुत अच्छे प्रश्न है जो कि लगभग वीवीआई है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, बिहार पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, ये तो जीके है। जीके जीएस तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप जितने भी जीके जीएस वीडियो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसे पूरा जरूर देखें। तो प्रश्न कह रहा था एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आप सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सीक्रेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। सीक्रेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन। बहुत अच्छा, आप सोचे थे बी ऑप्शन, ब्यूटेन सोचे थे तो सही हुआ। सीक्रेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? ब्यूटेन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, SO2 तथा NO2। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? SO2 तथा NO2। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नायलॉन। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। जीवाश्म का आयु जो ज्ञात किया जाता है किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। अगला प्रश्न है पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किनके द्वारा किया जाता है। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किनके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम डेटिंग विधि से पुराने चट्टानों की आयु किससे ज्ञात किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शहद का मुख्य घटक क्या है। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रुक्टोज। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर सोचिए, आपके सामने ऑप्शन है बेंजाइक अम्ल का। बेंजाइक अम्ल का किया जाता है। खाना को खराब होने से किसका प्रयोग किया जाता है यानी कि बचाने के लिए? बेंजाइक अम्ल का। अगला प्रश्न है जल में विलीय विटामिन कौन है। जल में विलीय विटामिन कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बी तथा सी। जल में कौन से विटामिन घोला जाता है? तो बी तथा सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तीनों। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, यह जो तीनों विटामिन है वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी और सी सिर्फ जल में ही घुलनशील होता है, वसा में नहीं। प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। बहुत ही आसान प्रश्न। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत अच्छा आप सोचे थे। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, थॉमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यौगिक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनिमो अम्ल का। एनिमो अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एमिनो अम्ल का, प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? प्रयोगशाला में संश्लिष्ट पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरिया। अगला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मूत्र में। यूरिया कहाँ अधिकतम पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यकृत में। यकृत में यूरिया बनता है। अगला प्रश्न है, दूध को पाश्चुकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। अगले प्रश्न की ओर, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सफेद वाला भाग में। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गर्भाशय में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? गर्भाशय नालिका में। प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड का हो जाता है। अगला प्रश्न है, धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है? धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रत्यस्थता तथा घनत्व दोनों पर। प्रश्न है, धोनी की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल फास्फोरस का। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अगला प्रश्न देखिए, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। प्रश्न है, प्रवर्तित क्रिया का संचलन केंद्र कौन होता है? प्रवर्तित क्रिया का संचलन केंद्र कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, मेरुदंड। प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। अगला प्रश्न है, सोने को किसमें घोला जा सकता है? सोना को किसमें घोला जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। सोने को किसमें घोला जा सकता है? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में। अगला प्रश्न है, कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है? कोकेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से। प्रश्न है, मॉर्फिन तथा हेरोइन, मॉर्फिन तथा हेरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफीम से। अगला प्रश्न है,
तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, थीन। प्रश्न है, कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैफीन। कैफीन कैफीन कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। अगला प्रश्न है, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है तो केसिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केसिन। प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 9.3 कैलोरी। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 कैलोरी। अगला प्रश्न है, भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा कहलाता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बायोफाइटिक्स। भूमि पर पाए जाने वाला पौधा क्या कहलाता है? बायोफाइटिक्स। अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जीरोफाइटिक्स। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिथोफाइटिक्स। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्रोपोफिल। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।